दो वीडियोस बनाई हैं डेफिनेशंस के ऊपर, ये थर्ड वीडियो है, थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी रहेगी बाकियों से, राइट, और इसमें सारी की सारी मैक्रो की जो डेफिनेशंस हैं वो कवर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट टू दी डेफिनेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस जो अपने आप होती है, अकोमोडेटिंग जो एडजस्ट करनी पड़ती है, राइट, लिटरल मीनिंग्स तो यही होते हैं। ऑटोनोमस ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं विच टेक प्लेस विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए होती हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस वाली। दे हैव नो मीनिंग विद इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स। जब हमने डेफिनेशंस भी की थी ना, उसमें भी हमने ये वर्ड्स यूज किए थे, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। सो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? वो ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस टू मेक बीओपी इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस के लिए होती हैं ये, राइट। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बीओपी। इनको हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर। So multiplier action is forward when there is multiple increase in income which is caused by increase in investment. इसको हम forward multiplier कहते हैं. On the other hand multiplier action backward होता है अगर multiple decrease in income हो जाए जो जिस caused by decrease in the investment. Investment अगर बढ़े तो it is a forward action, investment कम हो तो it is backward action by the of the multiplier. Full employment, those who are willing want to work at the existing rate of wage get the work without any difficulty. सो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, बट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट। सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी बट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के जो मदर्स हैं, जो ग्रैंड मदर्स हैं, वो जॉब नहीं करते या करते थे ग्रैंड मदर्स, राइट। सो उसका कारण क्या है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वो खुद से काम नहीं करना चाहते थे। पहले इंडिया में ये ट्रेडिशन भी था कि जो मेल्स थे वो बाहर जाते थे और काम करते थे। दैट इज़ वाई बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो काम नहीं करती थी और वॉलेंटरीली, वो अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं थे, दे वर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, जानबूझ के वो अनएम्प्लॉयड थे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, सम रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड एंड द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। सो पूरे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं होते, कुछ रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड होते हैं एंड इकोनॉमी जो है वो AD इज इक्वल टू AS, इक्विलिब्रियम में होती है। एक्सेस डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सो AD इज मोर देन AS। ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप, the extent to which current aggregate demand becomes more than aggregate supply required for maintaining full employment, इसको हम inflationary gap बोलते हैं, राइट। सो क्या होता है inflationary gap? वो एक्सटेंट जहाँ जब करंट aggregate डिमांड, जो हमारी aggregate डिमांड है, it becomes more than the supply, AD is more than its supply, राइट। सो कौन सी सिचुएशन होती है? अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। सो ये पॉइंट इज एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। डेफिशिएंट डिमांड, ये सिचुएशन जब डिमांड कम है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, राइट, और यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। जहाँ पे करंट एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सो वो इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशंस इन आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज हो, आउटपुट डिक्रीज हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतनी तो होगी होगी। इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ प्रॉफिट, इनसे ऑटोनोमस होती है। It is income inelastic function, that is it remains constant at all levels of income, हर एक level of income पे ये constant रहती है। propensity to consume, propensity, right, इसका मतलब क्या होता है? ratio that measures the functional relationship between income and consumption. as aggregate income increase होगी तो consumption भी increase होगी। प्रोपेंसिटी टू सेव, सो इसमें क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, S over Y, ये होता है C over Y। इट शोज दैट सेविंग डिपेंड्स ऑन द इनकम। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब हम फिजिकल बजट प्रेजेंट करते हैं ना, फिजिकल बजट में कई बार एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और इनकम्स रिसीट्स रिड्यूस कम होती हैं, राइट, इसको बोलते हैं डेफिसिट।
सो डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करते हैं? फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए या तो हम पब्लिक से या आउटसाइडर से लोन लेते हैं या हम करेंसी नोट प्रिंट करते हैं। दो मोस्ट यूज्ड मेथड्स हैं। सो एक्सेस डिमांड इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी चीज़ पे तो डिमांड बढ़ जाती है। नॉट मोबिलाइज्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन टैक्सेशन। सो रिसीट्स नहीं उतनी होती, टैक्सेशन से रिसीट्स आती है ना गवर्नमेंट को, सो गवर्नमेंट की रिसीट्स कम होती हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। इट इज़ द डेफिसिट इन द बजट इज फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग। सेंट्रल बैंक से या आउटसाइड एजेंसी से हम बोरो करते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इस पे सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। से नीचे वाले पॉइंट पे ये डिफ्लेशनरी गैप प्रेजेंट होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज़ अ मल्टीपल और कोएफिशिएंट बाय विच इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है। आपको एक ग्राफ के शेप में मैं बता देता हूँ। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरी ओरिजिनल कंजम्पशन थी, राइट। अब ये एग्रीगेट डिमांड है विच इज़ C + I। क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तो मेरी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम मेरी इंक्रीज हो जाती है। रिसेशन टेंडेंसी फॉल होता है जब परसिस्टेंट फॉल इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट्स इनटू रिसेशन। बार बार जब गिरते रहते हैं ना उसको हम रिसेशन बोलते हैं। इन द इकोनॉमी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट टूवर्ड्स डिप्रेशन। डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी जारी होती है। Foreign exchange rate, the rate at which currency of one country can be exchanged for of another country is called rate of foreign exchange. So if I say $1 is equal to 80 rupees, this is foreign exchange rate कि $1 के पीछे हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे हम करेंसीज को कन्वर्ट करवाते हैं। द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज्ड और ट्रेडेड फॉर वन अनदर, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड रेट क्या होता है? फिक्स्ड रेट वो रेट है जहां पे दो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं। बेसिकली हम इसको बोलते हैं पैगिंग ऑफ करेंसी, राइट। सो द वर्ल्ड यूजेस पैगिंग ऑफ करेंसी। सो दो कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा एक्सचेंज रेट ये रहेगा। So when the exchange rate between a country's currency and a foreign currency is fixed by their monetary authority, normally central bank of that country, इसको हम fixed foreign exchange rate बोलते हैं। It does not mean that this rate does not change. इसका मतलब है only the central bank can change it, right? Devaluation of currency. So devaluation means a deliberate lowering या reduce करना value of domestic currency in terms of foreign currency को। Simply stating $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। अब हम इसको लोअर करेंगे। लोअर करने का मतलब क्या होता है? $1 के लिए अब आपको 90 रुपये छोड़ने पड़ेंगे। दैट इज लोअरिंग ऑफ करेंसी, डीवैल्यूएशन। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटर्मिन्ड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो क्या होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट? वो रेट है विच इज डिटर्मिन्ड, कैसे डिटर्मिन करते हैं हम? बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो जो डिमांड एंड सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, उसके थ्रू जब हम रेट डिटर्मिन करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। सो कब होता है ये? जब इंक्रीज होती है डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जब हम बाय करने के लिए जब हम मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया ना आपको, $1 के लिए हमें पहले 80 रुपीज़ छोड़ने थे, अब हमें $1 के लिए 90 रुपीज़ छोड़ने हैं। दिस हैपन्स क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस हैपन्स ड्यू टू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल $1 राइजेज फ्रॉम 40 to 50 रुपीज़, दिस इज करेंसीज डेप्रिसिएशन। पहले 40 रुपये जाते थे, अब 50 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज रिवर्स ऑफ इट, पहले 50 रुपये जाते थे, अब 40 रुपये जाएंगे, राइट। सो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट अकर्स व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ $1 इज एक्सचेंज फॉर ₹50 के लिए, now the exchange rate falls to ₹40 for $1. This is appreciation of currency. Managed floating rate, ये ऐसा सिस्टम है इन विच
exchange rate is determined by the forces of supply and demand in the international money market में, but the central bank intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of desired limits, right? So central bank intervene करता है. अब फॉर एग्जाम्पल $1 हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 80 रुपीज़ का है, बाय एनी चांस $1 95 रुपीज़ का हो जाए एकदम से, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे. अब क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक जो है ना वो ऐसे मैनेज करेगा कि एक्सचेंज रेट एक डिज़ायर्ड लिमिट यानी कि 80 की जगह 85 हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, बट उससे नीचे ना जाए. सो इसको हम मैनेज फ्लोटिंग रेट बोलते हैं. नॉर्मली इस केस में सेंट्रल बैंक जो उसके पास डॉलर्स होते हैं वो मार्केट में थ्रो कर देता है, जिससे डॉलर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द रेशियो ऑफ एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, राइट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होती है. दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है MPC. सो इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन्वर्सली रिलेटेड है, वो डायरेक्टली MPC डायरेक्टली, ये इन्वर्सली. सो 1/MPS. दिस वॉज 1/1 माइनस MPC, तो वो डायरेक्टली था, ये 1/MPS इन्वर्सली रिलेटेड है. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये एक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन है विच इज बेस्ड ऑन दी वन पर्सनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अनदर पर्सनस इनकम इन दी इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया, इफ़ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल, तो 800 रुपया हमने यहाँ खर्चा किया, 200 रुपया सेव कर लिया. अब 800 रुपया अगर किसी की इनकम है तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने बैंक में फिर से डिपॉजिट कर दिया. सो 20% हमने सेविंग में लगाया, तो 20% 160 सेविंग में चला जाएगा, 640 फिर से कंजम्पशन, तो 640 यहाँ पे इनकम आ गई. अब सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. इनकम जनरेशन होती है बेस्ड ऑन एक बंदे की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरे बंदे का इकोनॉमी, अनदर पर्सन्स इकोनॉमी, राइट. दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशंस फ्रॉम मैक्रो. अभी तक मैंने कंप्लीट डेफिनेशंस मैक्रो की कवर की हैं, इसके सिवाय और कोई डेफिनेशंस हैं नहीं, राइट. अगर फिर भी आपको किसी डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स.